हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग के अंदर इंटरनल कंट्रोल मेजर्स यानी कि आंतरिक नियंत्रण उपाय। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले हमने इस चैप्टर से इस टॉपिक से पहले हमने ऑडिटिंग की जो डेफिनेशन है, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑडिटिंग की क्या मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, क्या मर्यादाएं हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट कितने प्रकार की होती है, ये सारे हमने पढ़े हैं। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग इंटरनल कंट्रोल मेजर्स से कि इंटरनल कंट्रोल मेजर्स ऑडिटिंग के अंदर होते क्या हैं। तो हम यहाँ देखेंगे आंतरिक नियंत्रण उपाय। सबसे पहले इसके बारे में बताया हुआ है कि आंतरिक नियंत्रण होता क्या है। तो आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत वे समस्त पहलू आते हैं, वे समस्त एस्पेक्ट्स आते हैं जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू या प्रत्येक व्यवहार को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के अंदर वे समस्त एस्पेक्ट्स आते हैं जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक एस्पेक्ट को, प्रत्येक पहलू को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि व्यवहारों का सही लेखा, यानी जो भी व्यवहार यहाँ पर संस्था के अंदर हो उनका सही लेखा हो, सही और शुद्ध रूप से उनका लेखा कार्य किया जाए बिना किसी जालसाजी के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गलती को रोकना है, गबन को रोकना। आंतरिक नियंत्रण का एक उद्देश्य ये भी कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही से कोई त्रुटि ना हो, तो किसी भी प्रकार की जो गलती है उसको कम किया जाए या फिर उससे रोका जाए, उसकी रोकथाम करना उसका उद्देश्य है इंटरनल कंट्रोल का। और सेकंड है गबन को भी रोकना। कोई भी फ्रॉड्स कंपनी के कर्मचारी कोई जालसाजी या फ्रॉड करते हैं तो उसको रोकना भी इंटरनल कंट्रोल का उद्देश्य है। थर्ड है, हम यह देखते हैं कि उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही निर्धारित करना। इसके अंदर क्या होता है, कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है सभी कर्मचारियों में कि प्रत्येक कर्मचारी के क्या उत्तरदायित्व या जवाबदेही निर्धारित की जाती है कि ये कार्य किस कर्मचारी का है। वो उस कर्मचारी से अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या लापरवाही होती है तो वो उसके लिए अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि किस प्रकार की गलती हुई है, किस प्रकार जब किसी भी प्रकार के जवाब के लिए वो पर्टिकुलर जो भी कर्मचारी है वो जिम्मेदार रहेगा। फोर्थ, हम यह देखते हैं कि विचरणों को नियंत्रित करना, यानी इसके अंदर क्या होता है, आंतरिक नियंत्रण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और जो एग्जीक्यूशन उसका हुआ है उसमें कोई वेरिएंस आते हैं तो उसको कंट्रोल किस प्रकार करना है, उन विचरणों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। उन विचरण को नियंत्रित करने का कार्य आंतरिक नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ है हमारा कुशलता एवं निष्पत्ति में सुधार। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि आंतरिक नियंत्रण का एक उद्देश्य यह भी है कि जो कर्मचारी है, जो संस्था के प्रबंधन है, संचालक है, उनके जो कार्य है उनमें कुशलता लाने का कार्य भी आंतरिक नियंत्रण किया जाता है। और उनका एग्जीक्यूशन किस प्रकार होना है और जो एग्जीक्यूशन है वो कैसा है, उसमें भी क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। अब हमें देखते हैं कि आंतरिक लेखा नियंत्रण होते कितने प्रकार के, इंटरनल कंट्रोल कितने प्रकार का होता है। आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण। फर्स्ट है आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेक, और सेकेंड है आंतरिक अंकेक्षण यानी इंटरनल ऑडिट। अब हम यहाँ देखते हैं कि आंतरिक निरीक्षण होता क्या है। इंटरनल चेक, अच्छा इंटरनल चेक की यहाँ पे डेफिनेशन विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है, तो मुख्य विद्वानों की हम डेफिनेशन को यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिपोला, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से आंतरिक निरीक्षण एक निरंतर चलने वाला, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया उसने, निरंतर चलने वाला आंतरिक अंकेक्षण है जो कर्मचारी द्वारा स्वयं ही किया जाता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के कार्य की स्टाफ की ही अन्य व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से क्या की जाती है, जांच हो जाती है। ठीक है, डी पॉला ने इस डेफिनेशन को दिया है, इसमें बताया गया है। तो हम यह देखते हैं कि जो इंटरनल ऑडिट है वो एक तरह से इंटरनल जो चेक है वो एक तरह से इंटरनल ऑडिट ही है जो कि कंटिन्यूसली चलती रहती है, और जो किसी एक कर्मचारी का कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी एक व्यक्ति के कार्य के स्टाफ के अन्य व्यक्ति द्वारा क्या की जाती है, स्वतंत्र रूप से जांच हो जाती है। इसको एग्जाम्पल द्वारा मैं पूरा ढंग से समझाऊंगी। एक बार इस डेफिनेशन को हम एक और डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो दी है किसने, डिक्सी ने। ठीक है, सेकेंड जो डेफिनेशन दी है वो है डिक्सी ने दी है। तो डिक्सी ने जो डेफिनेशन दी है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि डिक्सी ने क्या डेफिनेशन दी है कि आंतरिक निरीक्षण को लेखा प्रक्रिया के ऐसे प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसने यहाँ पर वर्ड की है कि लेखा प्रक्रिया के ऐसे प्रबंध के रूप में, ठीक है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे गलती और गबन स्वतः रुक जाएं
और पुस्तपालन के संचालन द्वारा ही पकड़ में आ जाए, यानी जो बुक कीपिंग की जो प्रोसेस होती है उसको जो कर रहे होते हैं कर्मचारी, उन्हीं के पकड़ में वो कोई भी लापरवाही, त्रुटि या कोई गबन होता है वो पकड़ में आ जाए। यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने कई परिभाषा दिया है, हमने यहाँ पर मुख्य रूप से 2 विद्वानों की डेफिनेशन यहाँ देखी है। अब और सभी जितने भी विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दी गई उसके आधार पर एक हम कॉमन जो डेफिनेशन बना सकते हैं, यानी सर्वांगीण जो एक परिभाषा बना सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आंतरिक निरीक्षण होता है व्यवसाय के कार्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन। आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार किया कर दिया जाता है, यानी वर्क डिवीजन ऐसे हो जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में ना रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य स्वतंत्र रूप से अन्य दूसरे कर्मचारियों द्वारा क्या किया जाए, जांचा जाए, ताकि बिना किसी दलबंदी के, बिना किसी ग्रुपिंग के कोई गबन ना हो सके। यदि किसी भी प्रकार का गबन अगर होता है तो वो क्या हो, शीघ्र पकड़ में आ जाए और इस प्रकार गलती की संभावना भी कम रह जाती है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए कंपनी में कोई भी कैश का कोई ट्रांजैक्शन होता है। मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, उसके अंदर माल को बेचा और उसके बदले में रोकड़ की प्राप्ति हुई। तो एक कर्मचारी द्वारा जो रोकड़ माल बेचने पे क्या किया, जो ग्राहक को रिसिप्ट देने का कार्य किया। तो ए कर्मचारी का क्या कार्य हो गया, रिसिप्ट देने का। फिर आते हैं बी कर्मचारी पे। बी कर्मचारी जो है वो क्या करता है, जो रिसिप्ट दी गई है उसके आधार पर उसको जर्नल में एंट्री करता है, यानी उसको पुस्तकों में दर्ज करता है। और सी जो कर्मचारी है वो क्या करता है, जो जर्नल में जो एंट्री हुई है उसके द्वारा खाता बी में क्या करता है, खाता बी में क्या करता है, खतौनी करता है। तो इस प्रकार से एक ही कार्य 3 व्यक्तियों के हाथों में होकर गुजरा। जो माल बेचने का कार्य हुआ तो एक ने रिसिप्ट दी, ए ने, बी ने क्या किया, बी ने एंट्री की उसके, और सी ने क्या किया, सी ने खाता बही में उसकी खतौनी की। ठीक है, इस प्रकार से एक ही व्यक्ति एक ही कार्य की जांच किसके द्वारा होगी, बी के द्वारा। बी के कार्य की जांच किसके द्वारा होगी, सी के द्वारा। अब ऐसे में किसी भी प्रकार की गलती की संभावना क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, और किसी भी प्रकार के गबन की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। गबन तभी हो सकता है इस कंडीशन में जबकि जितने भी कर्मचारी जो उस रूटीन में लगे हुए हैं, उस कार्य को करने में लगे हुए हैं, वो आपस में क्या कर दे, कल्यूजन कर दे, या वे आपस में ग्रुपिंग कर ले, तभी जाके किसी भी प्रकार की जो भी है गबन की संभावना हो सकती है। इस प्रकार से बिना दलबंदी के गबन होना मुश्किल होता है। अब हम यहाँ देखते हैं आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। आंतरिक निरीक्षण की हमने डेफिनेशन यहाँ पे देख ही ली। अब इसके बेसिस पे हम इसके उद्देश्य देखते हैं कि इसके उद्देश्य है क्या क्या। फर्स्ट वही जो डेफिनेशन में दिया है, छल कपट को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। फर्स्ट है कि इस आंतरिक निरीक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, छल कपट जो भी होता है उसको रोकने का कार्य किया जाता है, कि किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना हो। कोई अगर फ्रॉड होता है तो वो किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो, क्योंकि इससे क्या होता है, कंटिन्यूसली एक कर्मचारी के कार्य की दूसरे कर्मचारी द्वारा क्या होती है, जांच होती रहती है, तो फ्रॉड होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अशुद्धियों को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। प्रिवेंशन ऑफ एरर्स में क्या होता है, कर्मचारी क्या है, अधिक सावधानी से ही कार्य करेगा। यदि उसे पता होता है कि मेरे जो कार्य मैं अभी कर रहा हूँ उसकी तुरंत ही किसी दूसरे कर्मचारी द्वारा जाँच हो जाएगी, तो वो अधिक सावधानी से कार्य करेगा। इससे क्या होगा, अशुद्धियों की संभावना कम होगी, यानी अशुद्धियों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है अशुद्धि एवं छल कपट को शीघ्र पकड़ना। मान लीजिए बहुत ही सावधानी के बाद भी किसी भी प्रकार की छल कपट और अशुद्धियाँ हो जाती है, तो उनको शीघ्र पकड़ने का कार्य भी क्या किया जाता है, इंटरनल चेक द्वारा। इसका उद्देश्य ये हो जाता है कि शीघ्र पकड़ लिया जाता है अशुद्धियों एवं छल कपट को। सिर्फ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर। फोर्थ वही उत्तरदायित्व निर्धारित करना। इसके द्वारा क्या है, किसी भी कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित की जाती है, क्योंकि उसमें कार्य का विभाजन इस प्रकार से होता है। जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने बताया, तो ए ने जो रिसिप्ट दी उसके बेसिस पे बी उसको चेक करेगा। तो अगर बी उसको चेक करता है और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं आती है और उसी के पास भेज देता है, तो बीच में बी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है कि उसने किस बेसिस पे उस कार्य को, अगर किसी गलत कार्य को आगे प्रोसेस कर दिया, तो ये उसकी जवाबदेही होगी कि उसने किस प्रकार से उसकी जांच की है। नेक्स्ट है व्यावसायिक व्यवहारों को सही लेखा करना। इसके द्वारा करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन।
आंतरिक नियंत्रण के द्वारा जो अकाउंटिंग है बिजनेस किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, वो पूर्ण रूप से सही और शुद्ध रूप से की जाती है। 6 है अंतिम खातों को शीघ्र तैयार हो पाना। जब कंटिन्यूसली इंटरनल कंट्रोल का कार्य जब चलता रहेगा, यानी इंटरनल चेक का कार्य जब चलता रहेगा, तो क्या होगा, जो भी खाते हैं वो भी सारे कार्य प्रॉपर रूप से होते रहेंगे। तो जो वर्ष के अंत में जो एनुअली जो अकाउंट तैयार किए जाते हैं वो भी क्या होंगे, उनकी भी शीघ्र तैयार हो पाएंगे। 7 अंकेक्षण का कार्य सरल होना, फैसिलिटी ऑफ ऑडिट वर्क। इसके अंदर क्या होता है कि जो फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन भी टाइमली हो जाती है, तो अंकेक्षण का कार्य भी शीघ्र रूप से प्रारंभ हो जाता है। और इसके अलावा जब व्यावसायिक व्यवहारों को सही रूप से लिखा जाएगा, और जो उनका इंटरनल चेक है, आंतरिक निरीक्षण जो है वो भी जो इंटरनल चेक है वो भी साथ के साथ ही होता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि अंकेक्षण को लगेगा कि ऑलरेडी उस कार्य की जिस कार्य की वो अब जांच करने जा रहा है वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजरा है, कि वो उसकी जांच स्टेप बाय स्टेप होती रही है। तो इससे क्या होगा, उसके कार्य सरल हो जाएगा। हालांकि ये उस इंटरनल चेक अगर सही हो या नहीं हो, इससे ये आशय नहीं है कि अंकेक्षक इंटरनल वो उस कार्य की पूरी प्रोसेस को चेक ना करे, बस ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने कार्य को करे। तो यहाँ पर हमने इंटरनल चेक के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर हमने पढ़ लिए। अब इससे नेक्स्ट जो भी है हमारे जो सेकंड टॉपिक है इंटरनल ऑडिट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी आंतरिक निरीक्षण के कुछ पार्ट्स और बाकी हैं, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए थैंक यू।